नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे, जिसका सिद्धांत यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हमने इससे पहले स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को लेकर बात की है, स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी को लेकर बात की है। आपने यदि वो कक्षा नहीं देखी है तो वो कक्षा देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक उसका भी मिल जाएगा। जब हमने बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर समझा तो बुद्धि के सिद्धांत ये आए कहां से थे। तो जो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को लेकर प्रयोग किए, परीक्षण किए, और ये क्यों किए गए थे कि भाई बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि कैसे कार्य करती है, बुद्धि कैसे काम करती है, इसके लिए प्रयोग परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए। वहां से जो निष्कर्ष निकले, जो निष्कर्ष मनोवैज्ञानिकों को प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों को ही बुद्धि के सिद्धांत कहा गया। तो इन निष्कर्षों से प्राप्त दो प्रकार के सिद्धांत सामने आए हमने। एक था कारकीय सिद्धांत और दूसरा था प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत में ही हमने सबसे पहले स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को लेकर पढ़ा था, यानी कि हमने जो स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी है वो कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है, जिसमें हमने ये सीखा था कि उन्होंने बताया था कि दो कारक होते हैं। एक सामान्य कारक हो गया, जनरल फैक्टर हो गया, जिसको जी कारक भी कहा जाता है। दूसरा एक विशिष्ट कारक हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, जिसको एस कारक भी कहा जाता है। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आज हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को लेकर। यहीं से आपकी जो अभी परीक्षा, हालिया जो परीक्षा थी, उसमें यहां से प्रश्न बना है, सीधे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रश्न बना था और बेहद सरल प्रश्न बना है। हम आगे बात कर लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत है क्या। तो जैसे हमने देखा कि स्पीयरमैन ने बताया दो कारक है, द्विकारक सिद्धांत, ये है बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका सहज अर्थ क्या हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर क्या मानते हैं, उनका मानना है कि बुद्धि एकांकी न होकर बहुकारकीय होती है। कैसी होती है? बहुकारकीय होती है। और अपने इसी बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि सामान्य बुद्धि में 6 प्रकार की क्षमताएं शामिल होती हैं। 6 प्रकार की क्षमताएं कह लीजिए, या 6 प्रकार की योग्यताएं कह लीजिए, या आप सरल कह सकते हैं कि 6 प्रकार की बुद्धि, यानी कि सामान्य बुद्धि में 6 प्रकार की बुद्धि शामिल होती है। अच्छा, कुछ स्रोतों में यह आपको 7 प्रकार मिलेगा। कुछ स्रोतों में क्या मिलेगा कि हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं कि सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की मानसिक क्षमताएं, योग्यताएं या बुद्धि शामिल होती है, बुद्धि सम्मिलित होती है। तो कहीं पे आपको 6 प्रकार मिलेगा, कहीं पे 7 प्रकार मिलेगा। ये भी हम आगे बात कर लेंगे कि क्यों कुछ लेखक जो है वो 7 प्रकार मानते हैं, या क्यों आपको कुछ स्रोतों में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की क्षमताएं सम्मिलित बताई गई हैं। ऐसा क्यों है, हम आगे बात कर लेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ही बिंदु की 2 शाखाएं हों, तो कुछ व्यक्ति इसको 2 काउंट करेंगे, कुछ व्यक्ति इसको कहेंगे एक ही बिंदु है, इसी के 2 भाग हैं। इस आधार पर तो जिन्होंने 2 अलग अलग मान लिया वो 7 प्रकार मानते हैं, जिन्होंने 1 माना वो 6 प्रकार मानते हैं। हम इसको 6 प्रकार मानकर ही चलेंगे, 6 प्रकार मानकर ही पढ़ेंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो यानी कि जब इन्होंने कहा कि एक सामान्य बुद्धि में, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा 6 प्रकार की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, या आप कह सकते हैं बुद्धि है, सम्मिलित होती है। तो ये जो 6 प्रकार हैं, हमें एक एक करके इन 6 के 6 प्रकारों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। हम एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा, एक होता है भाषाई बुद्धि। एक क्या होता है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने की जो क्षमता है, शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता, वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता, अर्थ समझने की क्षमता, यानी कि बुद्धि का एक प्रकार या एक मानसिक योग्यता या क्षमता क्या हो गई कि जो भाषाई बुद्धि है, यानी कि जिसके सहारे ही या जिसके आधार पर ही हम शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। या आप इसमें कह सकते हैं एक बात और, तथा शब्दावली में
शब्दावली में शब्दों के क्रम तथा उनके मध्य अंतर पहचानने की क्षमता। बात समझ पाए? आपको सरल एकदम क्या ध्यान रखना है, शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की जो क्षमता है। आप यदि इतना याद रख लेंगे, इतना आपको ध्यान रह जाएगा, और इतना आप यदि देखें तो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आप इतनी बात तो डराइव कर सकते हैं। भाषाई बुद्धि यानी कि भाषा को समझने की जो क्षमता है, जो मानसिक योग्यता है भाषा को समझने की, अर्थात शब्दों को समझने की, शब्दों का अर्थ समझने की, उनकी पहचान करने की, वाक्यों को समझने की, वाक्यों के अर्थ को समझने की जो क्षमता किसके अंतर्गत आएगी? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएगी। दूसरा उन्होंने कहा तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। अब आप इसको भी सहजता के साथ में डराइव कर लेंगे। तार्किक गणितीय बुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि भाई तर्क करने की क्षमता। क्या कह सकते हैं आप? तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता, या आप ये कह सकते हैं जो गणितीय समस्याएं होती हैं, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता। भाई गणित के सवालों को हल करने की क्षमता, चाहे कैलकुलेशन हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग है बेशक, लेकिन वो बुद्धि की क्षमता तो है, वो बुद्धि की योग्यता तो है। हमारी बुद्धि उस प्रकार की तो है कि हम गणितीय समस्याओं का समाधान कर पा रहे। या आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि अंकों को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता। यह भी क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि है। तर्क करने की क्षमता हो, जो सवाल है उनको हल करने की क्षमता हो, इसमें सादृश्यता या सिमिलैरिटी बात आ जाएगी कि दो अंक एक समान हैं। ये जो पहचानने की क्षमता है किसके अंतर्गत आएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आएगी। एक बिंदु आप इसमें यह लिख लीजिए, गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता। हल करने की क्षमता, बिंदु स्पष्ट हुआ। तीसरा है स्थानिक बुद्धि, या आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा दिक् स्थान। जो यही दिक् स्थान का प्रयोग किया गया था आपका जब प्रश्न बना था इस बार, तो उसमें भी बात करेंगे आगे। अब ये स्थानिक बुद्धि कहा गया, या हम कह दें दिक् स्थान बुद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि किसी स्थान विशेष को पहचानने की क्षमता। हम कहें दिशा पहचानने की जो क्षमता है बुद्धि की, मानसिक धरातल या किसी स्थान विशेष का निर्माण करने की जो क्षमता है, वो किसके अंतर्गत आता है? स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। मान लीजिए जैसे दो प्लेस हैं, ये दो स्थान हैं, इन दोनों स्थानों के मध्य यदि हम बात करें दिशा पहचानने की जो क्षमता है, या किसी वस्तु का परिचालन करने की क्षमता है, या आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी स्थान विशेष का निर्माण करने की जो क्षमता है, वो किसके अंतर्गत आता है? स्थानिक, या आप इसको दिक् स्थान भी कह सकते हैं, दिक् स्थान बुद्धि। बात समझ आ गई यहां तक कि स्थानिक या दिक् स्थान बुद्धि। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है ये शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अपने शरीर की गति है, अपने शरीर की गति पर नियंत्रण करने की क्षमता। आप ये कह सकते हैं अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता। नियंत्रण करने की क्षमता। नियंत्रण करने की क्षमता। बात समझ पाए? जैसे मान लीजिए जो एथलीट्स हैं, या हम कह दें कि जो नर्तक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण तो स्थापित करते हैं। आप या बात कर लीजिए, यदि आप डॉक्टर्स के संदर्भ में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं ना कि जो न्यूरोसर्जन है उनका क्या है?
अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण ही तो है। आप यदि किसी को देखें जो पेंटिंग करता है, उसका क्या है, वो अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण ही तो कर रहा है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आप इस तरीके से किसी भी कोई भी ऐसा कार्य समझ लीजिए, जैसे हाथ की गति कितनी होनी चाहिए तब जाके ये कार्य होगा, है ना, नर्तकों के संदर्भ में आप समझ लीजिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण तो स्थापित करते हैं। तो ये क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि। बिंदु स्पष्ट हुआ। पांचवा इसमें क्या है, संगीतिक बुद्धि। संगीतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि संगीत में जो लय है, जो तारत्व है, उसका आप ये कह लीजिए कि उसका प्रत्यक्षण करने की क्षमता, परसेप्शन करने की क्षमता, वो किस में आ जाएगा, संगीतिक बुद्धि में आ जाएगा। तो ये 5 प्रकार हो गए। जो छठे प्रकार को लेकर बात है, मैंने आपसे कहा कि कई जगह 7 प्रकार कुछ स्रोतों में आपको मिल जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये है व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि के भी 2 प्रकार है, या आप ये कह लीजिए व्यक्तिगत बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि के 2 प्रकार हैं। इन 2 प्रकारों में एक है व्यक्तिगत आत्मबुद्धि और दूसरा है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अब देखिए, जो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं वो क्या करते हैं कि 7 प्रकार हो जाएंगे, जबकि ये दोनों किसके अंतर्गत हैं, व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत ही है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये दोनों बिंदु आते हैं। ये हो गया आत्मबुद्धि, जो अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जो अपने संवेगों को जान लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, जो दूसरों के संवेगों को भी जान लेते हैं। जैसे अपने संवेगों हम कहते हैं दर्शन शास्त्री है, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था, वो क्या करते हैं, जब आत्म विश्लेषण की बात हो, आत्म विवेचन की बात हो, आत्म नियंत्रण की बात हो, अपने संवेगों पर नियंत्रण की बात हो, तो वो क्या है, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि है। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। यदि हम इन दोनों के बारे में एक एक वाक्य लिखकर समझें, हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि का मतलब क्या हुआ कि अपने संवेगों को जानने की क्षमता। अपने संवेगों को जानने की क्षमता, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जैसे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार, यानी कि खुद से बात करना, वो क्या होता है, अंतःवैयक्तिक संचार। जैसे हम बात करते हैं, हे भगवान, ओ शिट, अरे बाप रे, हम खुद से ही बात कर रहे हैं। चलते चलते आपने किसी को देखा होगा कि वो खुद से बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं कि कोई विद्यार्थी है, भगवान इस बार किसी तरीके से पास करा दो, अगली बार तो मैं पक्का कुछ अच्छा सा पढ़ लूंगा, अगली बार खूब मेहनत कर लूंगा, अगली कक्षा में खूब मेहनत कर लूंगा। कोई विद्यार्थी, कोई बालक घर से निकला है, कोई शरारत करके निकल गया है, शाम को जा रहा है, उसको पता है कि डांट पड़ने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी, तो वो सोचते जा रहा है, हे भगवान आज बचा ले, जा किसी तरीके से आज बचा लेना। घर से निकल गया शाम के टाइम, पिताजी का आदेश है या माताजी का आदेश है, शाम को बाहर नहीं जाना है। अब वो निकल गया, अब वो वापस जा रहा है, तो वो सोच रहा है, हे भगवान पिताजी घर पर ना हो, हे भगवान माताजी रसोई में हो या माताजी अपना काम कर रही हो तो मैं बच जाऊंगा। ये क्या है, हम यहाँ खुद से जब बात कर रहे हैं तो वो अंतःवैयक्तिक संचार। जब हम खुद के संवेगों को जानने की क्षमता रखते हैं, वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। अपने संवेगों को जानना, जैसे दर्शन शास्त्री वाली बात आ जाएगी। जो दर्शन शास्त्री होगा वो क्या, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, आत्मविवेचन, वो अपने अंदर आत्मचिंतन वाली बात रहेगी। क्या है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। दूसरा इसमें हमने क्या बात की, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि का मतलब क्या हुआ, जैसे आत्मबुद्धि में क्या,
अपने संवेगों को जानने की, यहां क्या होगा, दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं को, इच्छाओं को, आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, क्या कह सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणाओं आप कह सकते हैं, तथा आवश्यकताओं को जानने की क्षमता, जानने की क्षमता, दूसरे के सम्यक जान लेने की क्षमता, कहते हैं दूसरे के मन की बात जान ली, वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इसलिए इसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मतलब जो दूसरे के मन की बात जान ले, दूसरे की इच्छाओं के बारे में समझ ले, दूसरे की आवश्यकताओं को लेकर समझ ले, तो ये जो बुद्धि की क्षमता होती है इसको कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और जो अपने आप अपने स्तर पर अपने संवेगों को जानने की जो क्षमता है उसको कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। जब आपकी परीक्षा में प्रश्न बना था तो उस प्रश्न में ठीक ऐसे ही बना था कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। तो दर्शन शास्त्री क्या करेगा, आत्मनिरीक्षण, आत्मविवेचन, तो हम क्या कहेंगे, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। सरल है बात एकदम। तो दर्शन शास्त्री के पास क्या कहेंगे, हम कहेंगे व्यक्तिगत आत्मबुद्धि की बात आएगी। आपकी परीक्षा में हालांकि ये विकल्प दिया गया था अंतःवैयक्तिक बुद्धि। दूसरा उसमें आपका था कि मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अधिक होती है, तो मूर्तिकार है। अब मूर्तिकार क्या करेगा कि उसको किसी स्थान विशेष में यदि हम बात करें, उसके निर्माण करने की जो क्षमता है वो हमने किस में बात की, हमने बात की स्थानिक में। हमने किस में बात की, हमने बात की स्थानिक में, या दिक्स्थान बुद्धि। दिक्स्थान बुद्धि यही विकल्प ही दिया गया था आपकी परीक्षा में। बेहद सरल सा प्रश्न था। यदि आपको हार्वर्ड गार्डनर के जो 6 प्रकार की बुद्धि उन्होंने सामान्य बुद्धि में सम्मिलित बताई है, या 6 प्रकार की जो क्षमताएं बताई हैं, यदि उनके बारे में सामान्य सी जानकारी होती है। अब देखिए भाषाई बुद्धि है, आप डराइव कर सकते हैं कि भाई शब्दों वाक्यों को समझने की जो क्षमता है। यदि तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में बात आएगी तो आप कहेंगे कि तर्क करने की क्षमता हो गई, गणितीय सवालों को, समस्याओं को हल करने की क्षमता हो गई, अंकों को पहचानने की क्षमता हो गई, सिमिलैरिटी सादृश्यता पहचानने की क्षमता हो गई। तीसरा हमने देखा कि स्थानिक बुद्धि या दिक् स्थान बुद्धि, भाई स्थान विशेष के बीच में दिशा के बारे में जानकारी रखने की जो क्षमता हो गई, दिशा की पहचान करने की जो क्षमता हो गई, किसी हम कहें स्थान विशेष में निर्माण करने की क्षमता हो गई, मानसिक या धरातल कह लीजिए आप। तो स्थानिक, आपको ध्यान स्थानिक रखना है, स्थानिक एकदम ध्यान रखेंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ। उससे आगे हमने शारीरिक गतिक बुद्धि को लेकर बात की, यानी कि जिसमें हम अपने शरीर की गति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो शरीर की गति पर या शारीरिक गति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता बुद्धि की कैसी क्षमता है, शारीरिक गतिक क्षमता है। जैसे खिलाड़ी अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखते हैं, न्यूरोसर्जन की बात हमने की, वो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखते हैं। नर्तकों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखते हैं। हम एथलीट्स के बारे में कह सकते हैं कि वो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखते हैं। बात समझ आई होगी। फिर हमने उससे आगे बात की संगीतिक बुद्धि को लेकर। संगीतिक बुद्धि यानी कि जो संगीत में तारत्व है या लय है उसको समझने की क्षमता, उसके प्रत्यक्षण करने की क्षमता। फिर हमने व्यक्तिगत बुद्धि को लेकर समझा। व्यक्तिगत बुद्धि में हमने देखे 2 प्रकार है। एक है व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, यानी कि स्वयं के अपने स्तर पर अपने संवेगों को जानने की क्षमता, इसको अंतःवैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। दूसरा हमने देखा व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, जो दूसरे के संवेगों को जान ले, दूसरे की इच्छाओं को समझने की क्षमता, दूसरे की प्रेरणाओं को समझने की क्षमता, दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की क्षमता किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ में बात करना, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति तो आवश्यक हो गए। खुद के साथ में बात करना अंतःवैयक्तिक, वही सारा खेल है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल वाला। आसानी से बात समझ में आई होगी। यही एकदम सरल सा प्रश्न आपसे पूछा गया था हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से।
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जैसे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत समझ में आया था, ठीक उसी प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कठिनाई इसमें नहीं आई होगी। यदि कोई कष्ट होता है आपको किसी बिंदु को समझने में तो आप पूछ लीजिएगा, उस पर कभी आगे बात कर ली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।